सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विश्व इतिहास के विभाजन से। तो विश्व इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है, इसके बारे में बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इस समय लिखित जो है साक्ष्य के अभाव है इस समय। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कब से कब तक कौन सा काल है, तो पूरा पाषाण की बात करें 3 लाख वर्ष पहले की बात करता है। वहीं नौ पाषाण की बात करें तो 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 साल पहले की बात करता है। वहीं प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल 3,000 साल की बात करता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,000 साल पहले की बात करता है। मध्यकाल की बात करें हम लोग, इसमें प्राचीन काल में ही हम लोग सैंधव सभ्यता देखते हैं। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल 476 एडी के आसपास का काल बात करता है। 476 में जैसे आप लोग जानते हैं आर्यभट्ट का जन्म होता है पाटलिपुत्रा में। आधुनिक काल की बात करें 1498 1492 से काल माना जाता है, जब कोलंबस निकलता है विदेशी यात्रा पे और वो अमेरिका की खोज करता है 1492 ईस्वी में। वहीं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 18 या 20 मई को पहुंचता है इंडिया, और उस समय इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है आधुनिक काल की। फिर 1600 सदी में आ जाते हैं अंग्रेज़ लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के। 1789 एडी के समय का जो काल है, इसको हम लोग समकालीन काल कहते हैं। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि जब ये जो प्रागैतिहासिक काल था उस समय साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, तो उस समय सबसे पहले बात करते हैं 3 लाख वर्ष पहले की। तो मानव प्रथम प्रजाति का प्रादुर्भाव होता है और वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व की पहले की बात है, यानी इस समय ही आग का आविष्कार होता है। फिर देखते हैं कृषि का आरंभ होता है 10,000 साल पहले, और यहाँ देखते हैं हम लोग लेखन कला का आविष्कार होता है 3000 BC में। फिर रोम साम्राज्य का पतन होता है 476 एडी में, और वहीं यहाँ कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की जाती है। 1789 की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। 14 अप्रैल 1789 का वो डेट याद रखेंगे जब यहाँ बास्टिल डे घटना होती है। कुछ बातों का जिक्र यहाँ करते हुए चलेंगे, हम लोग देखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे खेद है। डायरेक्ट एक बार देख करके चीज़ों को पढ़ने और समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो रखता हूँ। और दूसरी बात कि लंबे समय तक बोलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ऐसे मॉर्निंग में उठ करके बोलना काफ़ी टफ होता है। जैसे अभी टाइम होने वाला है, टाइम हुआ है 5, है ना, 5 बजा है अभी सुबह के। तो इस समय बोलना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोला करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पैलियोलिथिक यानी ग्रीक का शब्द है, जिसमें पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लिथोस का मतलब होता है पाषाण। तो पैलियोलिथिक जो काल है उसमें पाषाण काल की बात की जाती है। इस समय आखेटक और खाद्य संग्राहक का काल के रूप में जाना जाता है, यानी इस समय मानव वो सिर्फ आखेट करके, शिकार करके और संग्रह करता था अपना भोजन का सामग्री। भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के शारीरिक आवश्यक कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए। अब इस समय भारत में कहीं से भी पूरा पाषाणकालीन कोई भी साक्ष्य भारत में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। अब कोई आज व्यक्ति यहाँ है, कल वहाँ चला जाए तो वो अस्थायी निवासी नहीं है, फिर उसके साक्ष्य कहाँ मिलेंगे। जैसे कोई जानवर है, कोई कुत्ता है ना, कुत्ते का अभी जैसे वर्तमान काल में देखें तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अस्थायी निवास नहीं होते हैं। तो कोई कुत्ता कभी एक्सीडेंटली कहीं मर जाता है, फिर उसके अवशेष कहीं दफन नहीं किए जाते हैं, तो उसके अवशेष ख़त्म हो जाते हैं, कहीं टूट फूट गए, कहीं कुछ हो गया, है ना। तो वैसे ही जब
पूरा पाषाण काल में अस्थायी निवासी नहीं था, तो उसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि उसके अवशेष को कहीं स्टोर करके नहीं रखा गया। स्टोर करके कहना मतलब कि उसको कहीं दफन नहीं किया गया, या वो कहीं किसी गृह में निवास नहीं करता था जिसमें गृह में रहने के उसके साक्ष्य मिले। अगर कोई व्यक्ति गृह में रहता है तो वहाँ पे उसके कुछ वस्तु प्राप्त होते हैं। वही बात करें हम लोग, मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप प्रकृति पर निर्भर था, यानी वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पे निर्भर था। यानी वो क्या था, उसको कहेंगे हम लोग आखेटक, यानी शिकार से अपना भोजन, कंदमूल से अपना भोजन ग्रहण करता था। जैसे कि आप लोग जब ऋषि मुनियों की बात की जाती है तो उसमें वे लोग कंदमूल खा करके जीवित रहते थे। और रावण के प्रजाति की बात करें, यानी वैसी प्रजातियां जो निशाचर हुआ करती थी, तो शिकार से अपना काम चलाती थी। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान, यानी आग का आविष्कार 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व हुआ। तो यहाँ याद रखना क्या है कि 1 लाख ईसा पूर्व अग्नि का आविष्कार हुआ था, परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। अब जैसे कहीं आग लग गया है ना, आग कैसे लगा इसका कारण नहीं पता था। तो जब कारण नहीं पता है तो अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी आपको आग की, तो फिर आप आग उत्पत्ति कैसे कीजिएगा, उत्पादित आग कैसे कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं आप। तो अग्नि का जो प्रयोग था उससे इंसान, उससे मानव अनभिज्ञ था, क्योंकि उसको कारण नहीं पता था कि आग कब कैसे लगता है। लेकिन जब उसे भान हो गया कि आग ऐसे ही लगता है, तो उन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल करने लगा अपने वस्तुओं को पकाने के लिए। इस समय के मनुष्य ने नेग्रिटो जाति के संप्रदाय के होने की बात प्राप्त होती है। यानी इस समय के जो मानव थे वो नेग्रिटो जाति के थे। नेग्रिटो जाति कहने का मतलब जो अलग संप्रदाय के थे। जैसे मंगोलॉयड हम लोगों ने पढ़ा था, एस्ट्रॉयड पढ़ा था, उसी में नेग्रिटो संप्रदाय भी आता है एक। इस युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा वो भाग है, तो पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ भाई तो यह है निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल से मानव मूलतः क्वार्टाइज पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है चापाड़। चापाड़ जो था चॉपिंग पेबल संस्कृति को इंगित करता है, यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता होगा। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब और सोहन घाटी नदी के पास हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो जहाँ चापड़ की प्राप्ति हुई है वो कौन से इलाके से, पंजाब के इलाके से, और किस नदी के किनारे, सोहन नदी के किनारे। तो याद रखेंगे। वहीं हैंड्स यानी एक्स जो संस्कृति है, इसको हम लोग समझते हैं हाथों से जो चलाई जाती थी कुल्हाड़ी एक्स, उसकी बात। इससे बने उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादम दुराई तथा अति रपकम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारणतः पत्थरों के से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसे मद्रास प्रणाली या मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। यहीं पे हम बात देखते हैं कि ये होमियो या होमो शब्द क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। होमो लानिनी भाषा का एक शब्द है। लालिनी भाषा का एक शब्द है होमो, जिसका अर्थ है आदमी। इसमें पुरुष व स्त्री दोनों शामिल हैं। होमो के कई प्रजातियों में उनके गुण के आकार वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे अगर बात करें होमो हैबिलिस की, तो औजार बनाने वाले थे। औजार बनाने वाले जो ऐसे कुल्हाड़ी बना लेते थे, कुछ ऐसे नुकीले हथियार बना लेते थे, ऐसे डंडी इसमें लगा रहेगा, तो उनको कहा गया है होमो हैबिलिस। वहीं होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने वाले व्यक्ति हुए, मानव हुए, वो होमो इरेक्टस कहलाए। वहीं होमो सैपियंस यानी चिंतनशील आधुनिक मानव, जो ब्रेन का इस्तेमाल करके चिंता कर सकता था, वो क्या था, चिंतनशील आधुनिक मानव। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवपुरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स यानी हाथ की जो कुल्हाड़ी थी उसको प्राप्त किया था। इनके बारे में पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, और ये कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई थी।
1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश और होशंगाबाद का जो इलाका है मध्य प्रदेश में, वहाँ से हथनौरा यानी नदी घाटी जो है, नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल या खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया था। और भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम ये साक्ष्य है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से मिला है, हथनौरा से। वहीं बात करें हम लोग मध्य पुरा पाषाण काल की, तो मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टाइज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फिलेक्स पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे, यानी उससे छोटे आकार के पत्थर इस समय प्रयुक्त होने लगे थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हसमुख धीरज लाल संकालिया ने इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी। अब आते हैं एक व्यक्ति हसमुख धीरज लाल संकालिया, जो इसे फलक संस्कृति के नाम से कहते हैं। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड होते हैं। तो ब्लेड जो होते हैं वो क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल के एग्जाम्पल। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। पहला, ये नए चमक उद्योग की स्थापना करते हैं। दूसरे, आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सेपियंस का सर्वप्रथम उदय इसी समय माना जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उसमें किस युग को किस कब रखा गया है उसको समझते हैं। जैसे पहला पुरा पाषाण काल यानी प्राचीन पत्थर युग को देखते हैं। इसकी खोजकर्ता रॉबर्ट्स ब्रूस फूट हैं जो 1863 में इसकी खोज करते हैं मद्रास में। और इस समय आखेटक व संग्राहक काल कहा गया है मानव को। आवास इनका शैलाश्रय अधिवास था। शैलाश्रय मतलब पत्थरों के अंदर, पत्थरों में छुप करके रहना। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें हम लोग तो मध्य पाषाण काल में मानव जो था मध्य पत्थर युग का समय है। और प्रथम खोजकर्ता इसके जॉन इवांस है। आखेटक व पशुपालक काल कहलाता है क्योंकि इस समय नदी के तट पे मानव बसने लगा था और वो आखेटक तथा पशुपालक का कार्य करने लगा था। पशु पाल रहे हो तो पानी चाहिए उन लोगों को, है ना। नवपाषाण काल की बात करें हम लोग तो नवीन पत्थर युग कहलाता है। प्रथम खोजकर्ता इसके डॉक्टर प्राइमोज हैं और इस समय प्रथम खाद्य उत्पादन का जिक्र मिलता है। पहियों और कृषि का आविष्कार हो चुका था और आवास जो है गर्त या अस्थायी अधिवास में परिवर्तित हो चुका था। वहीं ताम्रकालीन युग या तांबा प्लस पत्थर ताम्र कहलाता है। उस समय की बात करें तो इसमें तांबे का प्रयोग होने लगा था। आवास जो थे कच्चे व पक्के अधिवास में थे। वहीं कांस्य, अब धातु युग की बात की जा रही है। ये कांस्य युग, तांबा टीन कांस्य युगीन जो संस्कृति है इस समय कांस्य का प्रयोग होने लगा था। और सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन है, यानी इस समय कॉपर का इस्तेमाल होने लगा था। आवास पक्के अधिवास में परिवर्तित हो चुका था। तभी हम लोग सोहन घाटी या हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ पाते हैं। फिर लौह युग की बात करें हम लोग तो लोहे का प्रयोग होने लगा था। वैदिक काल की बात की जाती है। वैदिक काल जब रामायण और महाभारत की रचनाएं होती हैं। और आवास इस समय पक्के अधिवास में परिवर्तित हो चुके थे। पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घरों को शैलाश्रय कहते हैं। तो पत्थर के टुकड़े से जो घर बनते हैं उसको शैलाश्रय कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि पुरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बात है, निम्न पुरा पाषाण युग की बात करें तो फलक संस्कृति थी। ये फलक संस्कृति यानी पत्थरों से निर्मित कुल्हाड़ियाँ और हथियार। इसमें सोन घाटी जो है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पंजाब वाला इलाका, वहाँ से इसकी साक्ष्य मिले हैं। वहीं बोलन घाटी सभ्यता जो है मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। वहीं मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो शल्क संस्कृति के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। यहाँ सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक से और बिहार में आकर के पटना के दानापुर में आकर मिल जाती है गंगा नदी में।
तो सोन नदी वहीं बोलन नदी है। और नर्मदा नदी के बारे में सबको पता है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। और ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। वहीं तुंगभद्रा नदी की बात करें तो ये नदी कर्नाटक साइड में मिलती है और तुंगभद्रा दो नदियाँ मिल करके कृष्णा नदी का फॉर्मेशन करती है। फिर हम लोग देखते हैं आगे चल के यहाँ पे उच्च पसार युग। उच्च पसार युग की बात करें तो मैं इसको ऊपर कर लूँगा, फिर बात करेंगे हम लोग। तो ये इस समय शल्क फलक संस्कृति की बात की जाती है। इस समय बोलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ बोलन घाटी देखेंगे, छोटा नागपुर झारखंड वाला इलाका, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा अरण्यक वाला इलाका। वहीं मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पठारी भाग की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन से इलाके में क्या चीज़ें प्रमुख थीं, उन सब बातों को जानेंगे। तो यहाँ आखेटक व संग्राहक था मानव कब, पूरा पसार कालीन स्थल के समय, जब ये कहीं कहीं रहता था तो इसमें आखेटक व खाद्य संग्रहक था। इस काल की क्रांतिकारी उपलब्धि यह है कि इस समय आग का आविष्कार हो गया। तो आग का आविष्कार इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि संघाओं का गुफा होता था, है ना। तो यहाँ पे संघाओं का गुफा याद रखेंगे। पहलगाम है जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहाँ पहलगाम है, पलमगांव उस समय पहले कहलाता था। और यहाँ सिंधु घाटी को देखते हैं हम लोग। लोहड़ी पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे लोहड़ी साइट होता था जहाँ पे आखेटक की भूमिका में था मानो। वहीं यहाँ डिंडवाना जो इलाका है इसको देखेंगे। और बुद्ध पुष्कर राजस्थान वाला इलाका, राजस्थान इलाका गुजरात से लगा हुआ। फिर यहाँ यमुना नदी आती है, गंगा नदी निकलती है ना, बोलन नदी यहाँ उत्तर प्रदेश में देखेंगे। और ये सभी नदियाँ जो आकर के यहाँ इलाहाबाद में मिलती हैं, इलाहाबाद के संगम पे, और वहीं संगम होता है, संगम नदियों का होता है और लोग जाकर के अभी वहाँ संगम किया करते हैं, संगम दर्शन किया करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती नदियों का मिलन जहाँ होता है। तो पहले के काल में ये गंगा नदी याद रखेंगे, बोलन नदी और यमुना नदी। यहाँ से जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं सभी नदियों का लोकेशन याद रखा कीजिएगा, क्योंकि नदियों का जब आएगा कि कौन नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, तो वहाँ ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बोलन नदी को देख सकते हैं आप लोग, गंगा की सहायक नदी हो जाती है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि इलाहाबाद के पास आकर के ये नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पे एक है लोहदा नाला। लोहदा नाला काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो गेहूं के साक्ष्य वाले इलाके भाग जो है यहीं से प्राप्त होगा। फिर यहाँ भीमबेटका देखते हैं, मध्य प्रदेश का भीमबेटका देखते हैं। यहाँ पे सोन नदी, छोटा नागपुर पठार, ये सभी कहाँ पे है, अमरकंटक सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में वहाँ पे। वहीं यहाँ पे देखते हैं हम लोग मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का नाम काफ़ी आप लोगों ने शॉर्ट्स में देख रखे होंगे, है ना। वो कौन भैया होते हैं, गुड्डू भैया आई थिंक होते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता है ये सब। तो गुड्डू भैया, मुझे लगता है शायद गुड्डू भैया ही होते हैं ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग देखते हैं तो। मैंने शायद किसी के मुंह से सुना था और एक कहीं शॉर्ट भी देखी थी जिसमें वो अली फजल होते हैं, अली फजल उनकी कुछ एक शॉर्ट्स आती है उसमें। मिदनापुर यहाँ पे सिंहभूम है और यहीं पे भीमबेटका है। भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे शैल्य जो चित्र बनाए गए हैं, शैल्य चित्र यानी पत्थरों पे चित्र बनाए गए हैं। वहीं आदमगढ़, आदमगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, इसको याद रखेंगे। हथनौड़ा का नाम इंपॉर्टेंट है काफ़ी हम लोग के लिए। और यहाँ नर्मदा नदी देखते हैं हम लोग, यहाँ अरबियन सी में जो दमन एंड दीव है वहाँ आकर के अरबियन सी में दी जाती है और ये एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरीज मतलब वो खड़ी ढाल पे आकर नदियाँ यहाँ गिरती हैं। वहीं ताप्ती नदी भी खड़ी ढाल पे ही गिरती है। और ताप्ती नदी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कर्क रेखा जो गुजरती है, कर्क रेखा जानते हैं आप लोग, कर्क रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है उसको 2 बार काटती है ताप्ती नदी, है ना बाबू। सॉरी मैंने बाबू बोला, आप सभी मेरे मित्र हैं, सखा हैं। तो यहाँ पे अरब सागर, क्योंकि आप सभी एक किसी अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अब बाबू नहीं रहे, आप अब एक जिम्मेदार नागरिक हो चुके हैं।
अपने देश के बारे में सोचते हैं तभी तो आप गस्टेड ऑफिसर बनने के लिए सोचते हैं, दरोगा बनने की सोचते हैं, आईपीएस अधिकारी बनने की सोचते हैं, एसडीएम डीएम बनने की सोचते हैं। तो आप में वो सजनता होनी चाहिए, है ना। जब सजनता आ जाए तो आप मेरे लिए मेरे समान ही एक सम्मानीय पुरुष हो जाते हैं। तो यहाँ पे अरब सागर में आकर के गिरती है और ताप्ती नदी का नाम इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करें हम लोग यहाँ महानदी की, तो महानदी नदी जो है, यहाँ देखिए महानदी नदी 2 बार नदी आ रहा है शब्द, है ना। तो ये अमरकंटक से निकलती है और छत्तीसगढ़ होते हुए आकर के मिल जाती है यहाँ पे, फिर से ये क्या बोलते हैं, उड़ीसा से होकर के आकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे देखते हैं हथनौड़ा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो हथनौड़ा जो जगह है, यहाँ से हाथी के सबसे बड़े पुराने जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें हम लोग कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी देखिए आप लोग, यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से महाराष्ट्र साइड से निकल के आ रही है और यहाँ आकर चल जाती है। फिर यहाँ अरब सागर को तो देख चुके हम लोग, नेवासा और चिड़की देखते हैं, तो ये दोनों महाराष्ट्र के ही हिस्से हैं जो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिड़की में हाथ कुल्हाड़ी, खुरचनी और वेधक पाए गए हैं। वेधक मतलब जिससे लोग क्या करते हैं, सिंकी का काम करते हैं, खोबना भाला जिसको बोलते हैं ना, वो वाला चीज़ यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि हुंसगी जो कर्नाटक वाले पार्ट है, वहाँ पे नागार्जुन कोंडा, ये भी सभी तुंगभद्रा, अच्छा मैंने वहाँ तुंगभद्रा जो लिया था कृष्णा नदी के लिए, तो ये देखिए यहाँ से तुंग और यहाँ से भद्रा निकलती है और जाकर के यहाँ मिल जाती है कृष्णा नदी में। तो कृष्णा की ये सहायक नदियाँ होती हैं, है ना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। इस नदी का नाम क्या है, तो मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको। यहाँ कुमोल नदी है, रेनीगुंटा कुमोल साइट है और रेनीगुंटा साइट है। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग तमिलनाडु के हिस्से में पल्लवरम, अत्ती मक्कपलम और गुंडिकम। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पल्लवरम क्या होता है, अत्ती पल्लवरम क्या होता है, गुंडिकम क्या होता है। 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूट्स जो थे, उन्होंने यहाँ पे एक्स हैंड खोज निकाली थी, कहाँ पे, मद्रास में, है ना। इस बात को याद रखेंगे। वहीं ये वाला पॉइंट छूट रहा है हम लोग का। भारत में पुनर्पाषाण युगीन जो सभ्यता है का विकास प्लीस्टोस्टीन काल यानी हिम युग में हुआ था। इस काल में पृथ्वी का सतह बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसको प्लीस्टोयुगीन काल कहते हैं। फिर एक बार यहाँ देख लेते हैं, कुछ छूटा हो तो उसको समझ लेंगे हम लोग। यहाँ मिदनापुर साइट है। मिदनापुर कहाँ है, तो जब बंगाल चलेंगे हम लोग, मिदनापुर वेस्ट बंगाल, तो देखेंगे कैसे मिदनापुर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। सिराजुद्दौला आते हैं, सिराजुद्दौला और यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। सिंहभूम का इलाका है हम लोग का, ये झारखंड में है ना, ये सही बातें याद रखेंगे। यहीं एक बार छूट रहा है हम लोग का, जैसे कि ये लोहदानाला है, यहाँ से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बुलंद घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पशुओं के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसको भी याद रखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पुनर्पाषाणकालीन स्थल, और वहाँ किससे संबंधित है, किस शहर राज्य से संबंधित है, उसको देखते हैं। जैसे पहलगाम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में यहाँ लिद्दर नदी के निकट हाथ के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। तो हाथ के कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त होते हैं हम लोग को, पहलगाम जम्मू कश्मीर से, लिद्दर नदी के निकट से। वहीं यहाँ पे लिखा है भीमबेटका जो है मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण से संदर्भित है, यानी भीमबेटका से सर्वप्रथम मानव चित्रकारी प्राप्त हुई है। वहीं पोतवार से बात करें जो पिंडी डोब है, पाकिस्तान और मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ से हस्त कुठार व काटने के औजार मिले हैं। हथनौड़ा की बात करें मध्य प्रदेश में है, यहाँ से नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य जो है 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ था। तो 1982 का वो समय याद रखेंगे, अरुण सोनकिया ने जब यहाँ से मानव की खोपड़ी की प्राप्ति की थी। वहीं भीमबेटका की बात करें मध्य प्रदेश में है, और यहाँ नर्मदा नदी के निकट जो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है, दक्षिण में सबसे पुराने शैलाश्रम निवास जो है मानव निर्मित गुफाओं का घर मिले हैं।
वहीं आदमगढ़ की बात करते हैं मध्य प्रदेश में है और शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहदानाला की बात करें उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बोलन नदी घाटी में विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। वहीं पल्लवरम की बात करें मद्रास में, भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण यहाँ से मिलता है। स्क्रीनशॉट हो गया, अच्छा हट जा भाई तुम। अतिड़ मकपकम मद्रास से यहाँ हैंड एक्स क्लीवर व फलक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुडियाम की बात करें, क्यों ऐसा हो रहा है? हे हरिराम, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मद्रास से हैंड एक्स व्हीलर किलर व उपकरण प्राप्त मिले हैं। वहीं गुडियाम की बात करें मद्रास में फलक व क्लीवर के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। निवास व चिड़की की बात करें महाराष्ट्र में है, तो मध्यपुरा पाषाणकालीन युगीन उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, उस समय के औजार हुआ करते हैं। इस समय के औजार तो विरले से देखेंगे। अगर किसी को बोल दिया जाए कि ये लो औजार और इस वृक्ष को काट दो, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इससे कटने से नहीं, इससे कटने से रहा। अब तो मुझे कोई अच्छा हथियार दे दो या मना कर ही दो, या मैं ही मना कर देता हूँ कि मैं काटने नहीं जाऊँगा, है ना। तो ऐसे सोचिए उस समय के लोग कितने मेहनती होंगे जो इन उपकरणों से इतना सारा काम कर लेते थे। अब बेलन नदी घाटी की बात करें जो लोहदानाला क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ विश्व के सबसे प्राचीनतम अस्थि मिले हैं और इसमें स्त्री की मूर्ति यानी मातृ देवी का जो मूर्ति है वो प्राप्त हुआ है। वहीं पाषाण काल की बात करें हम लोग, तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 के ईस्वी के समय हुई, जब CL करलाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो 1857 की क्रांति हो रही थी इधर, और ये क्रांति में लगे हुए थे भाई साहब। कहाँ पे? तो विंध्यन क्षेत्र वाला, विंध्यन क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला इलाका जो है वहाँ पे। वहीं बात करें आगे हम लोग मध्य पाषाण में आगे कि मध्य पाषाण युग के औजार जो हैं छोटे व पत्थरों से निर्मित हैं और इनको माइक्रोलिपिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। इस युग को आखेटक व पशुपालक काल में जाना जाता है। वहीं भारत में अस्थिपंजर जो हैं महापाषाण काल के समय से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। और भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी नाम सुनिए आप लोग। कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनको सुन करके लगता है कि मैंने भी शायद पहली बार नाम सुनी है ना। तो जानकारियाँ जो होती हैं ना इतनी अथाह होती हैं जो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो लगता है कि नहीं पहली बार मैंने सुना है ना। तो मैंने यहाँ ये जो नदी का नाम है कोठारी नदी, मैंने भी पहली बार सुनी है। कोठारी नदी है और ये इसके तट पे बागौर भारत का जो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है वो प्राप्त होता है। फिर हम लोग देखते हैं, अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, अपन कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ाने वाली बातें बोलूँगा ये जो बोलने वाला था वो नहीं बोलूँगा मैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें हम लोग, यहाँ 1967 से 1970 के बीच BN मिश्र द्वारा उत्खनन करवाया गया था, वो बात याद रखेंगे। कोठारी नदी के तट पर जो बागौर है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के शैलाश्रम मिले हैं, जिनका जो नाम है जम्बू द्वीप व जैरोथी द्वीप है। तो जम्बू द्वीप और जैरोथी द्वीप याद रखेंगे हम लोग। वहीं पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है। इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। तो आदमगढ़ जो है कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रथम जो कृषि वाला कार्य है, कृषि काल में क्या पशुपालन काल, तो वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। 5.5 हो गया। वहीं मध्य होशंगाबाद हो गया था। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नवपाषाण तो यूनानी भाषा का नियो शब्द है जिसका मतलब होता है नवीन, और इसके लिए हम लोग इस काल को हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल। भारत में नवपाषाण काल जो है संबंधित जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें सबसे पहले डॉक्टर
प्राइमरोज का नाम आता है, जो 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से भारत के प्रथम पोलिसदार कोल्हारी के उपकरण खोज निकाले थे। 1842 में, याद रखेंगे हम लोग समय। और वहीं सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेफ्टिनेंट मेसुलियर ने उस समय, ये लेफ्टिनेंट नहीं है, ये लेमेसुइयर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के लैंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। वहीं नवपाषाण कालीन युग की बात आगे करें तो प्राचीनतम बस्ती है पाकिस्तान में स्थित, जो बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वो बात हम लोग जानेंगे। मेहरगढ़ की बातें, स्टॉप हो जाओ भाई तुम। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा दी गई है। इस युग के लोग जो थे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो शायद अच्छा रहेगा। यस, ये रहा। इस युग के लोग जो थे पॉलिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग करते थे। बुर्जहुम, जिसका अर्थ है भुर्ज, वृक्ष का स्थान। बुर्जहुम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों के मालिक के स्थान दफनाया जाता था। यानी यह वह प्रथा भारत में किसी भी भाग में नवपाषाण कालीन जो युगीन था उससे प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बुर्जहुम से ही प्राप्त होता है। वहीं चिरांद की बात करें, जो बिहार प्रांत में है, बिहार के छपरा के पास है चिरांद, तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त क्या होता है वो चीज़ बढ़ेंगे। नवपाषाण काल समय के एकमात्र ऐसा पुराना स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सिंग का बना हुआ है। ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था से प्रतीत होते हैं। वहीं इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से चावल व धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं बात करें हम लोग नवपाषाण युग के निवासी का सबसे पुराना कृषक समुदाय जो था वो अस्थायी घर बनाकर रहने लगा था। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल के दृष्टिकोण में होती है। वहीं पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टॉप कर दूँ। यहाँ देखते हैं हम लोग मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में। तो आखेटक व पशुपालक के तौर पे इस समय मानव था। और मकान बनाने का प्रथम जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो बागौर से मिलता है। अब जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं उसको हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेंगे ताकि वो चीज़ें याद रहेंगी हम लोग को। तो मकान बनाने का जो साक्ष्य मिलता है बागौर से मिलता है। वहीं विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण मिलता है सांभर झील से। सांभर झील आप लोग पढ़ते हैं कहाँ है, तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। वहाँ से पहले वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से देखिएगा आप सिंधु नदी बहती हुई जा रही है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं यहाँ पे। ये वाला बात, विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है, चौपानी मांडोप से। चौपानी मांडो से मिला है क्या, विश्व का प्रथम मिट्टी के बनाने वाले प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं 41 मानव समाधान यानी मृत्यु के बाद जो कब्र में शव को रख दिया जाता है वो गर्त चूल्हे मिले हैं कहाँ से, तो दमदमा से। दमदमा उत्तर प्रदेश में है, इसको यहाँ याद रखेंगे। वहीं महदहा है उत्तर प्रदेश में ही, और यहाँ से एक ही कब्र से त्रिमानव समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी एक ही साथ 3 लोगों को दफनाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ सराय नहराय है, तो यहाँ से प्रथम मानव अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं हम लोगों को। कुछ और बातें करते हैं इसमें। यहाँ ये चीज़ देखते हैं, मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, जो कि पशुपालक का साक्ष्य है। तो ये कहाँ से है, आदमगढ़ और बागौर से, है ना, तो दोनों याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग स्तब्ध गर्त का अर्थ निवास योग्य ऐसे फर्श से हैं जिनमें स्तंभ हो और ऊपर छत की व्यवस्था हो, तो इसको बोलते हैं स्तंभ गर्त। जैसे हम लोग जब आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का
जो बनवाया गया था कुम्हरार, है ना, कुम्हरार पटना वाला, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। वहीं गौड़ीय मृदुभांड की बात करें तो गौड़ीय मृदुभांड जो है पात्र OCP, यह संस्कृति गंगा यमुना दोआब में शुरू हुई थी। यह विशिष्ट मृदुभांड के साक्ष्य हस्तिनापुर व अंतरजी खेरा से प्राप्त हुए थे, ये चीज़ याद रखेंगे। वहीं बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेड़ी कहा जाता था, तो ये टेड़ी कहाँ है, यहाँ तमिलनाडु में, है ना। और यहाँ कुछ और शब्द हैं, उसको देख लेंगे एक बार। रेनीगुंटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। जलाहली कर्नाटक, तुंगभद्रा, और यहाँ देखे थे कृष्णा नदी के सारी नदियों को, अच्छा मैंने सही किया था, वो गोदावरी नदी थी, यहाँ से निकल के आ रही थी गोदावरी नदी, और ये है कृष्णा नदी, है ना। तो यही चीज़ होता है कि आप कभी कभी चीज़ों को मिस करने लगते हैं, तो बार बार पढ़ने से वो चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में प्री डिफाइंड होता है ना, उसमें प्रोग्रामिंग पहले से की गई होती है, वो वही एल्गोरिथम फॉलो करता है जो उसको दी गई है ना। बट ह्यूमन बीइंग जो है ये कॉमन सेंस अप्लाई करता है ना। फिर यहाँ कुच्चाई याद रखेंगे, कुच्चाई कहाँ पे है, उड़ीसा वाले इलाका में, याद रखेंगे हम लोग। और क्या दिया है कुछ नया, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस नौटंकी से। बीड़ भानपुर यहाँ पे देखेंगे, वेस्ट बंगाल का इलाका है ना। बहीखोर कहाँ पे है, तो ये देखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो यही सब बातें हैं ना जो आपको याद रखनी होती है, ताकि जब ये साइट्स आएँ तो आपको लोकेशन याद रहे कि ये कहाँ पे मैंने पढ़ी थी। मुढ़ना पहाड़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका तो पढ़ चुके हम लोग पहले ही। तो ये यहाँ लंगनाच जो है देख लेंगे आप लोग, गुजरात में। वहीं वलसाड़ा और टिलवाड़ा दोनों राजस्थान में साइट्स हैं। अब जितने भी साइट्स पढ़े थे हम लोग उसको एक बार यहाँ रिकॉल करते हैं। बागौर पढ़े थे हम लोगों ने राजस्थान में, यहाँ भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के निकट यह स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल आवास स्थल है, जिसका उत्खनन BN मिश्र द्वारा कराया गया था। वहीं लंगनाज की बात करें, गुजरात में है। प्रथम सूक्ष्म क्षेत्र का स्थल उत्खनन HD संकालिया ने किया था। रेत व ठोस टीले और मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं सराय नहर राय की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्तंभगढ़, यानी यहाँ से स्तंभ के बने हुए घर प्राप्त हुए हैं, जहाँ ऊपर छप्पर हुआ करता था। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल व शवों का सिर उत्तर में तथा पैर पूरब की ओर, सिर जो था पश्चिम में, सिर पश्चिम में, और इसको ऊपर कर दूँ मैं, सिर पश्चिम में और पैर पूर्व की ओर रखी जाती थी। युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहीं से, और कंकाल के सिर में घुसा हुआ कुछ पत्थर प्राप्त होता है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय मार करके किसी की हत्या की गई होगी, है ना। और एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल भी यहीं से प्राप्त हुआ है, सराय नारायण से, जो उत्तर प्रदेश में है। वहीं मलदहा की बात करें हम लोग, मलदहा तो उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ जो जिला है वहाँ पे स्थित यह हड्डी व सिंह के उपकरण आभूषण मिले हैं। स्त्री पुरुष जो 100 में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं मलदहा से, तो ये बात याद रखेंगे हम लोग। वहीं बीरभानपुर की बात करें हम लोग तो पश्चिम बंगाल में है। बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार के विनिर्माण के रूप में पहचान हुई है। वहीं आदमगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में है। एक स्थल से होशंगाबाद जो जिला है वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से शैलाश्रय समूह के पत्थर प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य भी आदमगढ़ से मिलता है। वहीं पंचमढ़ी की बात करें, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी आप लोग अभी भी सुनते हैं और महाभारत रामायण काल में भी सुने होंगे, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय, जम्बू द्वीप और जो डोरोथी द्वीप मिले हैं। जैसे जब आप रविंद्र जैन द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, संगीत और लिरिक्स, उसमें सुनते हैं कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, है ना। तो जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, ये वहाँ से याद रखें हम लोग, जम्बू द्वीप है ना, भारत का पुराना नाम है। वहीं बात करें हम लोग जलाहली यानी कर्नाटक में
तो यहाँ रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण मिलता है। वहीं टेड़ी की बात करें, तमिलनाडु में है। प्रस्तर यानी पत्थर का उपयोग जो है उद्योग है। कच्चा माल स्फटिक व हल्का भूरा मृग प्राप्त हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल युग के स्थल जो है मध्य प्रदेश में आदमगढ़, याद रखेंगे। यहाँ से अब चीज़ें समराइज हो जाएंगी आपकी, है ना। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद में, भीमबेटका भोपाल के समीप, और बुडगोर सिद्धि के समीप। ये सिद्धि कौन है जी? सिद्धि जगह जो है वहाँ से मिला है क्या हम लोगों को? बौद्धौर के समीप है। और वहीं राजस्थान से बागौर जो भीलवाड़ा के समीप है। उत्तर प्रदेश में महागढ़ और सराय नहर सराय महागढ़ से मेजा के समीप है जो, और सराय नहर प्रतापगढ़ के समीप है। वहीं बिहार में पायसरा की बात करें हैं तो मुंगेर के समीप है। ये पायसरा शब्द मैंने पहली बार सुनी है ना, तो इस चीज़ को मैं भी याद रखूँगा, पायसरा। देखिए मैं ये कहना चाहता था उस समय कि ये बुक जो है मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से मिला था PDF फॉर्म में, है ना। तो सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते हो ना, लेकिन जो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उस चीज़ से आपका रिवीजन हो जाए, और यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो जाए, इसके लिए मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे डालना चाहिए। दैट्स वाई आई एम हियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं इस गुड़ रहस्य की, क्या है। यहाँ पे तस्वीर में कोई व्यक्ति दिख रहे हैं, उनको देने गए। इनका नाम क्या है? सर जॉन लुबाक, जो 1865 में प्रकाशित की थी एक पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना। और इसमें ही इन्होंने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इस युग को बताने के लिए किया गया था कि जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए हैं, उन पर पॉलिश भी की गई थी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं भाई? सर जॉन लुबाक, जो 1865 में इन्होंने ऐसा किया था। फिर यहाँ देखते हैं कुछ और बातें। ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब देखते हैं हम लोग केरल से पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं उसको। 19वीं शताब्दी में भूगर्भ शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खुदाई के दौरान केरल में कई प्रागैतिहासिक बस्तियों की खोज की। केरल उत्तरी हिस्से में हाल ही में हुए खुदाई के दौरान पाषाण युग की संस्कृतियों से अवशेष प्राप्त हुए हैं। केरल के पुरातत्व विभाग के प्रमुख 2 प्रयासों से केरल के कई पूरा पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन के कई उपकरण व पत्थरों से बने साइट्स मिले हैं, यानी मेगालिथिक साइट्स मिले हैं, उत्तरी केरल से प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान पाषाण युगीन जो कुल्हाड़ी है उसे बेनिमल नदी बेसिन जो कोझिकोड में स्थित है से प्राप्त हुए हैं। नुकीले और खुरचनी अनख्याम और चिराख्याम नदी बेसिन जो चंद्रगिरी में स्थित है से प्रथम बार पूरा पाषाण औजार साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक बस्तियों में जो लोग हाथ की कुल्हाड़ी के निर्माण की तकनीकी से यहाँ परिचित थे उस समय। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे 1930-35 में पुरातत्वविद आते हैं रिचर्ड उटेन टोड ने प्रथम बार इस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज की। कुछ पुरातत्विकों ने पनोम वन क्षेत्र में भी मध्य पाषाणकालीन उपकरण की खोज की जो कोझिकोड वायनाड जिले में स्थित है। यह स्थान मध्य पाषाणकालीन अवशिष्ट पदार्थों का कारखाना है। इसी जंगल से पत्थर का बना एक हथौड़ा प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों ने काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर बाज पक्षी के सिर के आकार की बनी हुई तस्वीरें, हुक्का, लोहे की हंसियाँ व लोहे की कई सिल्लियाँ के भी प्रमाणिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं।